हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इसके पहले हमने अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कहानी और साथ ही साथ उससे बनने वाले क्वेश्चन के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज द नेक्स्ट कंसिक्वेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने के लिए एक कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। कहानी क्या है कि हर मास अपने चारों तरफ एक स्पेस जनरेट करता है और उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बट इसको थोड़ा सा फील लाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हर लोकेलिटी के लिए, मान लो ये आपका ये लोकेलिटी है, ओके, आपका एरिया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट समझो या फिर रीजन समझो, तो ये आपका एरिया है। तो हर एरिया में कुछ ना कुछ कुत्ते होते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब है बट समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हर स्पेस में कुछ ना कुछ, हर एरिया के अपने अपने कुत्ते होते हैं। अच्छा, इस एरिया में जो कुत्ते हैं, मान लो ये एक डॉग है सर, इधर डॉग 1। तो ये डॉग 1 यदि कोई दूसरा कुत्ता इसके एरिया में आ गया तो ये क्या करता है, भौंकने लगता है। इसका मतलब ये डॉग 1 डॉग 2 के ऊपर एक दूसरा कोई कुत्ता यदि इस एरिया में आ गया तो वो उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, ओके, अपना पावर दिखाता है और उसको कई बार तो भगा भी देता है और कई बार यदि दोस्ती हो गया तो बुला भी लेता है। कहने का मतलब हर कुत्ते का जिस तरह से अपना एक एरिया है और उसके एरिया में यदि तो कोई दूसरा कुत्ता आ गया, डॉग आ गया, तो उसके ऊपर अपना वो क्या करता है, पावर दिखाता है। उसी तरह से हर मास जो है वो अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है, 3D में स्पेस क्रिएट करता है और उसी स्पेस को बोलते हैं बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे हर कुत्ते के लिए अपना बोल सकते हैं एरिया है, उसी तरह से हर मास के लिए भी क्या है, अपना एक एरिया है या स्पेस क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा। एंड दैट स्पेस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फील्ड। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई एक मास यहाँ पे कैपिटल M मास है, ओके, दिस इज अ कैपिटल M मास। तो ये मास पहले क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देगा, ओके। सो ईच मास विल क्रिएट अ स्पेस अराउंड देमसेल्फ। तो मान लीजिए इन्होंने अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर दिया, इस तरह से ये एक स्पेस क्रिएट कर दिया। अब इसके स्पेस में ये जो चारों तरफ स्पेस क्रिएट किया है, ऑब्वियसली ये 3D स्पेस है। ध्यान से देखें तो ये जो सिचुएशन होगा, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ स्फेरिकल, यानी हॉलो स्फेरिकल सिचुएशन ऐसा होगा। 3D स्पेस है, 2D नहीं समझेंगे, दिस इज नॉट अ सर्कल। तो इसके स्पेस में, कहने का मतलब ये जो स्पेस इन्होंने क्रिएट किया है, इसके स्पेस में यदि कोई दूसरा मास आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाना चालू कर देगा। तो इधर से मान लो यदि कोई दूसरा मास आ गया, मान लेते हैं स्मॉल m एक मास आ गया बाहर से, ओके, इस पॉइंट पे एक दूसरा मास आ गया सर, एंड दैट इज द स्मॉल m मास। कहाँ से आया, ये बाहर से आया ऐसे। तो बाहर से आते ही अब इस मास को क्या करेगा, ये कैपिटल M मास अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, यानी अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चालू कर देगा, ओके। तो हर मास का अपने चारों तरफ एक स्पेस होता है। इच मास क्रिएट्स अ स्पेस अराउंड देमसेल्फ, और जिसमें कोई दूसरा मास यदि आया तो उस पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना चालू करेगा, अट्रैक्ट करना उसको चालू कर देगा। और जब तक ये फील्ड से बाहर था तब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बट इसके एरिया में आ गया, इसके एरिया में मतलब कैपिटल M मास के एरिया में आ गया, तब वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चालू करेगा। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि स्पेस जो क्रिएट किया, इसी स्पेस का नाम है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो थोड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सर? इसका डेफिनेशन है द स्पेस क्रिएटेड बाय अ मास अराउंड देमसेल्फ। सो इट इज अ स्पेस created by a mass around themselves या around itself, अपने खुद के चारों तरफ जो स्पेस क्रिएट किया उसी को क्या बोलते हैं, इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट मास, इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट मास, ओके, ऑफ दैट मास। यानी हर मास क्या करता है, अपने चारों तरफ, जैसे हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है, उसी तरह से हर मास अपने चारों तरफ एक स्पेस जनरेट कर देता है और उसमें यदि कोई दूसरा मास आया
तो उस मास को अट्रैक्ट करना चालू करेगा, यानी उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना, अपना पावर दिखाना चालू करेगा। ओके, तो उसी स्पेस का नाम है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। बट समझना है ये ऑब्वियसली यदि पॉइंट मास है या स्फेरिकल मास है तो स्फेरिकल स्पेस जनरेट करेगा, और यदि मान लो सिलेंड्रिकल मास है, सिलेंड्रिकल एक रॉड के जैसा एक मास है, तो इन्होंने कैसा स्पेस जनरेट करेगा? सिलेंड्रिकल स्पेस जनरेट करेगा। तो जैसा मास होगा वैसा जनरली वो स्पेस क्रिएट करेगा। तो जरूरी नहीं हमेशा स्फेरिकल ही हो, मास जैसा है, एक्सटेंडेड मास है, रॉड के जैसा मास है, तो वो सिलेंडर के जैसा स्पेस क्रिएट करेगा। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज द स्पेस क्रिएटेड बाय अ मास अराउंड देमसेल्फ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हमें याद रखने पड़ेंगे। जिस मास ने ये फील्ड क्रिएट किया वो मास अभी कैपिटल एम है, और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज अ स्मॉल एम। तो जिसने ये स्पेस क्रिएट किया या जिसका स्पेस है, जिसने ये क्रिएट किया, क्रिएटर को हमेशा सोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने कुछ क्रिएट किया तो उसको उसका सोर्स बोलते हैं। उसी तरह ये जो स्पेस क्रिएट किया, ये कैपिटल एम मास ने अभी क्रिएट किया है, तो इस मास का नाम हो जाएगा सोर्स मास। सो दिस विल बी नॉन एज अ सोर्स मास। और जिसके ऊपर फोर्स लगना चालू होगा, बाहर से यदि कोई दूसरा तीसरा 3-4 मास आ गए, तो जिसके ऊपर फोर्स लगना चालू होगा दैट मास इज नॉन एज टेस्ट मास। तो ये जो मास है हमारा, दिस इज टेस्ट मास। तो जब भी आपको कहीं भी ये टर्म दिखाई दे, सोर्स मास और टेस्ट मास, सोर्स मास का मतलब हो गया कि जिसने स्पेस क्रिएट किया या जिसका स्पेस है, इस स्पेस का जो ओनर है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जिसने क्रिएट किया वो हो गया सोर्स मास, और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज नॉन एज व्हाट? टेस्ट मास। अब इसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यदि कॉमन सेंस से देखें तो जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा उसका स्पेस भी उतना बड़ा होगा, और उसके अंदर यदि कोई दूसरा आ गया मास तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा वो। कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक एरिया में 2 एरिया है, एक एरिया में जो कुत्ते हैं वो थोड़ा एकदम हट्टा कट्टा है, तो वो क्या करेगा? जोर से चिल्लाएगा, ठीक है, उसका पावर ज़्यादा रहेगा, उसका एरिया बड़ा रहेगा, बड़े डाउन का एरिया बड़ा रहता है। उसी तरह से ये जो सोर्स मास है, ये मास जितना बड़ा होगा, मास का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, उसका स्पेस भी उतना ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ अट्रैक्ट करने का पावर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगाएगा। हमको पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो ऑब्वियसली यदि मान लो मास ज़्यादा है, जिसने ये फील्ड क्रिएट किया वो यदि मास ज़्यादा हो गया तो उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। अब ये किसी भी मास ने कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना स्लो और कितना फास्ट अट्रैक्ट करेगा या कितना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी मास की वैल्यू पे। ऑब्वियसली मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया और उसी का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। So now we have a term to measure the strength of the field created by a mass। यानी कोई भी मास जो स्पेस क्रिएट किया उसका स्ट्रेंथ यानी कितने फोर्स से वो किसी दूसरे टेस्ट मास को अट्रैक्ट करेगा, उसको मेजर करने के लिए टर्म है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और कई बार शॉर्ट में इसको केवल ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। तो कहीं भी केवल ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हो तो लॉजिकल मीनिंग है ग्रेविटेशनल फील्ड मींस स्पेस क्रिएटेड बाय अ सोर्स मास। बट कई बार केवल ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कई बार प्यार से केवल ग्रेविटेशनल फील्ड बुलाते हैं। प्यार से मतलब समझ गए ना, जैसे मान लीजिए घर में आपका कुछ और नाम है, बाहर कुछ और नाम है, बाहर जो नाम है वो फॉर्मल है, घर में थोड़ा प्यार से बुलाते हैं आपको चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो भी है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये पूरा नाम है। इससे ये क्या बताता है? ये एक पैरामीटर है जो कि स्ट्रेंथ बताता है, और इसको प्यार से कई बार क्या बोलते हैं? केवल ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और इसको कई सारे बुक में इसको ई से लिखते हैं, कई सारे बुक में इसको ई जी से लिखते हैं, और कुछ कुछ बुक में इसको आई से भी लिखते हैं। आई का मतलब इंटेंसिटी, ई का मतलब भी इंटेंसिटी है बट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ई जी से भी लिखते हैं। हम इसको ई से लिखेंगे। ओके, तो ई का मतलब क्या हो गया? अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ई जी भी आप लिख सकते हैं यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ई जी लिखते हैं। तो हम इसको ई से लिखेंगे, कई बार आई से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी इस चैप्टर में समझना है ई को क्या बोलेंगे, ई जी बोलेंगे, और वो क्या मेजर करता है? ये स्ट्रेंथ बताता है, फील क्या आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है कि किसी भी दूसरे मास को सोर्स मास कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा यदि वो उसके एरिया में आ गया, यानी उस फील्ड के अंदर यदि आ गया।
तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो टर्म बताता है कौन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड, इट रिप्रेजेंट्स द strength of gravitational field, strength of gravitational फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, लॉजिकल डेफिनेशन तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है वो तो समझ में आ गया, बट मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वो थोड़ा सा अब डिटेल में समझते हैं। तो नाउ वी हैव द टर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या केवल कई बार ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। अभी से हम इसको ई से लिख रहे हैं, हालांकि ई जी से भी लिखते हैं, बट अभी के लिए हम केवल ई से लिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, तो सुनने का ध्यान से, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है। यहाँ पे फिर से वो मास बना लेते हैं जो हमारे पास मास था, ये हो गया हमारा सोर्स मास, और हर सोर्स मास क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करेगा। ओके, एंड दैट स्पेस इज नॉन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड, और जिस मास ने इसको क्रिएट किया उस मास का नाम हो जाएगा सोर्स मास। सो दिस इज राइट नाउ अ सोर्स मास। ओके सर, तो ये हमारा हो गया अभी सोर्स मास, कैपिटल एम का मतलब है सोर्स मास। चलो, तो दिस इज अ सोर्स मास। अब कोई दूसरा मास यदि इसके फील्ड में आ गया, तो मान लो ये एक दूसरा मास आ गया यहाँ पे। ओके, ये कितना है सर, स्मॉल एम है, तो क्या करेगा, ये सोर्स मास इस टेस्ट मास के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बाहर से आया ये टेस्ट मास। ओके, तो इसका नाम हो गया सर सोर्स मास, और इसका नाम हो गया हमारा क्या, टेस्ट मास। ओके, सो दिस इज अ टेस्ट मास। चलो, अच्छी बात है। और अभी के लिए ये कितने डिस्टेंस पे है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी टेस्ट मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मास। डन। तो दो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। पहला डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। पहला डेफिनेशन क्या है सर, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, इसका फील आना चाहिए, इन सब चीज़ों का फील आ गया ना तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये जो हमने टेस्ट मास लिया है, यदि ये टेस्ट मास यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब क्या, 1 kg हो जाए, इफ द टेस्ट मास इज 1 kg, m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू यदि 1 kg हो जाए, तो जितना फोर्स लगाएगा 1 kg मास के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी m के जगह पे यदि 1 kg ले लिए, तो ये जो इधर फोर्स लगाएगा कौन, सोर्स मास, उसी फोर्स का नाम हो जाएगा क्या, वही फोर्स बन जाएगा E के बराबर। यानी E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिट मास के ऊपर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, मतलब यूनिट मास के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, 1 kg मास के ऊपर सोर्स मास जितना फोर्स लगाएगा, दैट इज नॉन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बट मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे सर, फार्मूला क्या होगा, तो E का फार्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट मास। कौन सा मास है अभी के लिए, टेस्ट मास है, याद रखेंगे स्मॉल मास। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा फार्मूला। ओके, और यहाँ से आप ऑब्वियसली याद रख सकते हो क्या, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं सर, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m टाइम्स E हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स वेक्टर है तो E भी वेक्टर है। कहने का मतलब E का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ E और डायरेक्शन ऑफ F दोनों क्या है, सेम। डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, फोर्स जो लगाएगा इस मास के ऊपर अपने सेंटर की तरफ लगाएगा, तो E भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होने वाला है। फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड।
इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। कहानी खत्म। अब समझते हैं कि यदि एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब ये सोर्स मास है, तो उसके वजह से कितना होगा। तो ये तो फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टेस्ट मास। दिस इज अ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मास। बट यदि सोर्स मास के टर्म में निकालना हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो कितना होगा। तो उसको कई बार बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो ग्रेविटेशनल, अच्छा केवल ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, छोटू सा पॉइंट मास का मतलब अभी के लिए सोर्स मास। तो एक छोटा सा सोर्स मास ले लिए हैं सर, और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास हमें निकालना है। तो हमें कुछ करना नहीं, ये भी तो पॉइंट मास ही है, सोर्स मास को एक पॉइंट मास के जैसा ट्रीट कर लेंगे। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, डिस्टेंस अभी कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है। तो यदि फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू है फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट मास। ओके सर। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, सोर्स मास और टेस्ट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली दो मास के बीच में होता है, G m1 m2 r स्क्वायर। सो m1 मतलब कैपिटल M सोर्स मास टेस्ट मास डिवाइड बाय डिस्टेंस अभी कितना है सर, r स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड अपॉन टेस्ट मास। अब देखो टेस्ट मास और टेस्ट मास हो गया कैंसिल, तो यहाँ से E का फार्मूला आ गया, E इक्वल टू कितना आ गया सर, दैट इज G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ओके अच्छा m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो तो वो होता है फोर्स, और केवल एक ही मास हो Gm बाई आर स्क्वायर तो वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा फील करते हैं कि ये फार्मूला बेसिकली क्या बता रहा है और ये फार्मूला क्या बता रहा है। हमारे पास दो फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। ओके ये जो फार्मूला है दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मास, यानी इसमें पहला वाला जो फार्मूला है इसमें ये टेस्ट मास है, और ये जो फार्मूला है दिस इज इन टर्म्स ऑफ सोर्स मास, कैपिटल M आ गया सोर्स मास। तो दो फार्मूला है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट मास बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स मास। और डायरेक्ट होना ही था, जितना ज्यादा बड़ा सोर्स मास उसका फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, यानी E की वैल्यू उतना ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सर। अच्छा थोड़ा इसको फील करने के लिए आप ऐसे समझो, पॉइंट मास का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यदि आपको किसी ने बोला कि एक छोटा सा मास है, यहाँ पे ये है एक छोटा सा मास जो कि है कैपिटल M, लेट मी राइट दिस इज अ छोटू सा मास कैपिटल M। ओके सर, और यहाँ से R डिस्टेंस आप आगे गए, कितने डिस्टेंस आगे गए, R डिस्टेंस। इस पॉइंट पे इस मास के वजह से, इस सोर्स मास की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितना है और किधर है। तो R डिस्टेंस पे गए, ये अभी कौन सा मास है सर, दिस इज अ सोर्स मास। ओके तो M मास के वजह से R डिस्टेंस पे फील्ड कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे फार्मूला है Gm बाई आर स्क्वायर। तो फील्ड की वैल्यू हो जाएगा E इक्वल टू कितना, Gm बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास Gm बाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल सर। बट डायरेक्शन किधर है सर, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यानी इस पॉइंट पे, ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट पे सोर्स मास के वजह से जो फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी E की वैल्यू इसके सेंटर के तरफ होगा, सोर्स मास के सेंटर के तरफ होगा। ओके सो दैट इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट कि किसी भी पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, उस पॉइंट पे ये कोई एक P पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट मास, सेंटर, उसके सेंटर की तरफ। और कितना होगा, Gm बाई आर स्क्वायर। कितना और किधर ये दोनों आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि केवल उधर ही पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो मान लो आप इधर चले गए, किसी ने बोला सर इधर एक पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, फिर गए, सो नाउ वी हैव अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फिर से। तो इस पॉइंट पे अब ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, तो फिर से आप बोलोगे कितना होगा, Gm बाई आर स्क्वायर होगा। किधर होगा, तो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी हमेशा सेंटर के तरफ होगा। सो E इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और कितना होगा सर, कितना होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। बट फील क्या रहना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E क्या है, कोई भी सोर्स मास अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट किया और उसके अंदर 1 kg का मास यदि कोई आ गया, यूनिट मास आ गया, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स बन जाएगा E, यानी दैट फोर्स इज नॉन एज व्हाट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
तो ये सारी कहानी थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो दो कैटेगरी में हमें पढ़ना है। ओके, सो वी नीड नाउ टू स्टडी नाउ द टू सिचुएशन। सुनना है ध्यान से, क्या क्या सिचुएशन है जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, यानी फील्ड जो निकालना है, फील्ड हमें दो सिचुएशन में निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के सिस्टम आएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम आप बोल सकते हो। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, या फिर बोल सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो दो तरह के बेसिकली सिस्टम यहाँ पे हमें गिवन रहेगा सर। वो दो तरह का सिस्टम कौन सा है सर? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ये बेसिकली दो तरह के हैं। चलो सर देख लो कौन कौन सा टाइप। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं हम, वी कैन डेफिनेटली राइट ओवर हियर, देयर आर टू कैटेगरी। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको बोलेंगे हम, दैट इज नॉन एज डिस्क्रीट मास सिस्टम। सुनना, ये सब बहुत बेसिक है, बट ये सब सारी चीज़ें याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ईजी होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब ई की वैल्यू जो हम पढ़ने वाले हैं, दो तरह के सिस्टम में पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम। ओके, डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या? उसमें मासेस जो रहेंगे वो अलग अलग रहेगा। यानी डिस्क्रीट मास सिस्टम में जैसे मान लो एक मास यहाँ पे है, दूसरा मास यहाँ है, तीसरा मास यहाँ है, फील्ड निकालने बोलेगा तो सभी मास क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम बोलते हैं। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब हो गया एक मास इधर है सर, दूसरा मास इधर है, तीसरा मास इधर है, फोर्थ मास इधर है। तो ऐसे सभी मासेस क्या हैं, अलग अलग जगह पे हैं अपने। तो और बोला किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालो, तो हमें बोला है किसी इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, दिस इज अ पी पॉइंट। ओके, सो वी हैव m1 मास, m2 मास, m3 मास, m4 मास, और इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना फील्ड है, तो सभी को डिस्टेंस लेना पड़ेगा m1 से m2 से। तो ऐसे केस को बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब अलग अलग जगह पे। दूसरा जो सिस्टम हमें पढ़ने हैं दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम विच वी हैव दैट इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम है, एक हो गया डिस्क्रीट मास सिस्टम और दूसरा हो गया कौन सा? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या है कि सभी मास एक दूसरे से अटैच होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। एग्जाम्पल के लिए यदि हमने बोला एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, जैसे मान लो रिंग है, सो रिंग इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ये एक रिंग हो गया मान लो ऐसा, तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। उसी तरह मान लो किसी ने बोला डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, तो ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मान लो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। हॉलो स्फीयर इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। उसी तरह यदि मान लो सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसा मास सिस्टम हो गया? दिस इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब यहाँ पे आ गया रिंग, ये है हमारा डिस्क, ओके, ये हो गया हमारा स्फीयर, सॉलिड या फिर हॉलो, और ये हो गया हमारा सिलेंडर। ओके, दिस इज सिलेंडर। तो ये सभी क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मास मिलके एक मास बना दिए, और इसमें ये क्या है? सभी छोटे छोटे मास है, पॉइंट मास है, और उसमें हमें फील्ड निकालने बोला है। उसी तरह इसके वजह से, रिंग के वजह से बोल दिया फील्ड कितना होगा, डिस्क के वजह से फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड, और स्फीयर या फिर सिलेंडर की वजह से। तो ये सब हो गया क्या हमारा कहानी? टाइप्स ऑफ सिस्टम। दो तरह के सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, फील्ड की कहानी। एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, दूसरा है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे, पॉइंट मास वाला जो हमारे पास फार्मूला था। पॉइंट मास कहने का मतलब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, E = gm/r²। तो ये पॉइंट मास की वजह से, इसकी वजह से यदि मान लो 2 मास दे दिया, 3 मास दे दिया, तो तुरंत हम फील्ड निकाल लेंगे। ओके, तो आई होप ये सारा कहानी फील्ड का आपको क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं द सिचुएशन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, और फिर आगे मूव करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।